वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। ईसा साहब, आप बात कर रहे थे, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी अच्छा, देखिए ये बात में उलझना इमरान खान, ये अगर हर चीज़ को इमरान खान के तनाजुर में अगर आपने तोलना है, परखना है, आपने शहबाज शरीफ को भी देखना है, तो फिर तो आप यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। असल बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है, फ्रॉम डे वन हम ये देख रहे हैं कि इसको ज़ाहिर है कि मसाइल का सामना है। एक बदतरीन किस्म की आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और हमारे यहाँ अपोजिशंस के सक्सेसिव अपोजिशन इंक्लूडिंग पीटीआई, इनका रवैया जो है वो हमेशा मनफी रहा है। हर अपोजिशन का ये कोशिश होती है कि हुकूमत परफॉर्म ना कर पाए और नुकसान होता है मुल्क का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मुल्क को एक चार्टर की ज़रूरत है जहाँ पर अपोजिशन जिन मामलात पर सियासत करनी चाहिए उस पर सियासत करे, एक पॉजिटिव रोल अदा करे, और हुकूमत जो है उसका फोकस बजाय इसके कि अपोजिशन को लताड़ना, अपोजिशन को गिराना, हम यानी कि ये हुकूमत की डे वन से ख्वाहिश रही है कि हमने इमरान खान को शिकस्त देनी है। इमरान खान ने जीतना ही उसी दिन शुरू किया मैदान में जिस दिन इस हुकूमत ने कहा कि हमने उसको हराना है। भाई आपका फोकस इमरान खान को हराना क्यों है? अच्छा, अब जो एक्सपोर्ट्स की बात है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात है, वो देखें आपके पास सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल है, रहा है, प्रूवन, वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल था आपका 19 अरब डॉलर पे, टारगेट था आपका 25 अरब डॉलर। मसला जो है डॉलर का आया कि डॉलर आपके पास शॉर्ट होने लग गया। ये मिफ्ता इस्माइल साहब का ज़माना था, वो क्या अपनी हुकूमत के साथ सिंसियर नहीं थे या क्या प्रॉब्लम था, मैं इस पर कोई जज नहीं हूँ। लेकिन मसला ये हुआ कि जब आपने एलसीज खोलना बंद की और आपने वही जो टेक्सटाइल सेक्टर को चलाने वाली बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो खाम माल है, वो मंगवाना बंद किया, तो आपका श्रिंक होकर 16 अरब डॉलर पर आ गया। अभी इस वक्त जब बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि आप वो ऑर्डर्स जो बांग्लादेश के कैंसल आउट हो रहे हैं यूरोपियन मार्केट से, आप उनको कैप्चर करें। उसके लिए आपके पास यहाँ पर बिजली की बिलातातुल फराहमी, उसके रेट्स जो हैं वो बेहतर होने चाहिए, और आप अपने टेक्सटाइल सेक्टर को इस वक्त बूम दे सकते हैं बांग्लादेश की टेक्सटाइल सेक्टर की लिमिटेड एब्सेंस में। बट इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाने के लिए आई थिंक गवर्नमेंट को वॉर फुटिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और फोकस यहाँ पर रखें। ठीक है, कंबर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। हुकूमती वज़रा और उमरा के प्रोटोकॉल्स कम नहीं हो रहे, और IMF ने 2035 तक के अहदाफ का तयन भी करते हुए अपनी शराइत और रोड मैप्स भी दे दी हैं। क्या समझते हैं, आइंदा 10 साल तक हम मजीद धंसते चले जाएंगे या हमारे पास IMF के सिवा भी कोई ऑप्शन या मंसूबा मौजूद है? और अगर बात की जाए कि अगर हुकूमत का ये मौक़िफ़ आता है कि जी अभी हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं है या इतने वसाइल नहीं है, हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, तो पंजाब असम्बली में जब MPS की तनख्वाहें बढ़ाने का मामला था तो 800 से 900% तक इजाफा कर दिया गया, लेकिन IMF का बोझ भी गरीब आवाम उठा रही है। देखें, इस बात पे कोई शक नहीं है कि सैलरीड क्लास पे बहुत ज्यादा बर्डन डाला गया टैक्स में, और अभी राइट नाउ 6 ट्रिलियन का हमने टारगेट रखा था, 5.6 जो है हमने किया ट्रिलियन, और तकरीबन 346 बिलियन जो है हमें शॉर्टफॉल आ रहा है। शॉर्टफॉल क्यों आ रहा है? इसकी बड़ी वाज़ेह वजूहत है कि FBR की टैक्स कलेक्शन जो है वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की थी, वो हम देख रहे हैं कि उसमें एक वाज़ेह फर्क है, और खसूसन दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा फर्क आया ये। और इसको बेहतर करने के लिए हुकूमत तो ये कह रही है कि हम जब आप IMF आएगा, IMF जाहिर बात है हमें ये कहेगा कि आप अपना मिनी बजट लाएं, डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएं, ताकि ये शॉर्टफॉल को पूरा किया जा सके। लेकिन जो हमारे वजीरे खजाना है वो ये कहते हैं कि हम उनसे ये निगोशिएट करेंगे कि हमने बहुत हद तक किया है, हम पहले ही अपनी आवाम पे बहुत बोझ डाल चुके हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर फैक्ट कि हम जो है इसको मिनिमाइज करें, और जितना आपने हम पर बोझ डाला हुआ है कि इतना टैक्स कलेक्ट करके देना है, इसमें थोड़ा सा हमें वेवर दे दें, थोड़ा सा रिलीफ दे दें। इस पे बात वजीर खजाना करेंगे। लेकिन ये बात हतमी तौर पर तय तभी होगी जब आपस में बैठेंगे, निगोशिएट होगा, क्या IMF मानता है या नहीं। अपेरेंटली जो खबरें हैं, जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है, उसमें IMF ने ये कहा है कि जब मीटिंग होगी तो वो डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ही जाएगा और आपको मिनी बजट की तरफ जाना पड़ सकता है। और मिनी बजट का आना आपको पता है कि आवाम पे, जो सैलरीड क्लास बेचारी बिल्कुल पिसी हुई थी, अब मजीद पिस जाएगी अगर नए टैक्सेशन लगा दी जाती है। ईसा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि टेक्सटाइल सेक्टर से पाकिस्तान जो है वो फायदा उठा सकता है, बांग्लादेश के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सारी बात ही तो इस पे आके खत्म होती है कि आपके एनर्जी सेक्टर ही इतना पावरफुल नहीं है, एनर्जी आपका शॉर्टफॉल इतना है कि मतलब यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि
सर्दियों में भी आपको लोड शेडिंग करनी पड़ती है। तो आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को एनर्जी देंगे और वो भी कम रेट्स पे देंगे, वो हुकूमत को कितना कॉस्ट करेगी, मुल्क को कितना कॉस्ट करेगी, ये तो बड़ा अच्छा वॉर फुटिंग पे स्टेप्स होंगे अगर आप ये तमाम कुछ चीजें करते हैं और इससे हम हमारी टेक्सटाइल को बूस्ट मिलता है। लेकिन देखा जाए ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आपका जो एनर्जी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा वीक है। और जाहिर बात है टेक्सटाइल सेक्टर को बूम देने के लिए आपको जो है वो सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी उनको प्रोडक्शन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। मुख्तलिफ मसाइल जाहिर बात है कि हर हुकूमत को मिलते हैं और दूसरी हुकूमत से भी इनहेरिट किए होते हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी, आपका मंशूर तो तभी समझ आता है ना जब आप उनको हल करने की सलाहियत रखते हैं। एटलीस्ट आप पूरे ना हल कर पाए, लेकिन अपने टेन्योर में कुछ फर्क डाल के जाएं, अपने टेन्योर में कुछ ऐसे मेजर्स लें कि जिसका फायदा आने वाली आवाम को। मेरे भाई बात कर रहे थे कि 60 की दिहाई में भी यही हुआ, 70 की दिहाई में भी यही हुआ, तो फिर हम मोहतरम वही गोल चक्कर में, गोल दायरे में फिर रहे हैं ना। फिर हम हर गुजरते दिन के साथ उसी नाजुक लम्हे से गुजर रहे हैं जो हमें तकरीरों में बताया जाता है कि मुल्क बड़े नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आगे बढ़ने के बजाय हम जो है एक कदम पीछे हट रहे हैं, और उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं कि जो पावर पॉलिटिक्स है वो इस तरह की बेरहम है यहाँ पे पाकिस्तान में कि जो ओपोजिशन है वो सिर्फ यही सोचती है कि किसी तरह से जो हुकूमत है उसको हटाया जाए और हम खुद साहिब इक़्तिदार बन जाए, चाहे पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो या ठीक पीपल्स है, पार्टी इन्हीं हो। तमाम मसलों शहबाज के शरीफ साहब की वो साथ-साथ बात बड़ी जबरदस्ती के चार्टर ऑफ ठीक है, कमर साहब, इकोनॉमी पे आपका पॉइंट आ गया। हमें मिलकर दस्तखत करने चाहिए और इसे साथ लेके चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो एक पॉइंट है जिस पे पीटीआई को भी सोचना चाहिए। ठीक है, कमिंग बैक टू फेक न्यूज़, गजाला आप जैसे पहले भी फरमा रही थी कि कुछ टूल्स आने चाहिए, इसके ऊपर एल्गोरिदम्स पे काम होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी यकीनी तौर पर सोशल मीडिया पर पाई जाती है। फेक न्यूज़ की आप बात करी थी कि आगाही देने की ज़रूरत है। कौन आगाही देगा, कौन इस चीज़ पे अवेयरनेस करेगा, क्योंकि हुकूमत भी फेक न्यूज़ फैला रही है, मीडिया भी फेक न्यूज़ फैला रहा है, जैसे कि परवेज साहब ने भी कहा, ऑपोजिशन भी फेक न्यूज़ फैला रही है। लेकिन डीपीओ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इससे पहले असमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पिछले साल की तस्वीरें चलाई गई, तब भी ये काम हो रहा था। जो जब हुकूमत खुद ही ये काम करेगी तो आगाही कौन देगा? जी पहले तो मेरे बिल्कुल भाई ने सही बात की थी कि जो हमारे सहाफ़ी जिनको हमारा रोल मॉडल होना चाहिए, जो बहुत सालों से सहाफ़त कर रहे हैं और जिन पे हमें बिल्कुल अंधा एतमाद है, अगर वो फेक न्यूज़ फैलाएँगे तो फिर हम बाकी किसी से क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो मैं इस पर ये कहूँगी कि आजकल जो हमारे सहाफ़ी हैं वो जर्नलिज़्म से ज़्यादा जर्नलिज़्म उन्होंने स्टार्ट कर दी है। कुछ जो है किसी स्पेसिफ़िक पार्टी का एजेंडा पुश कर रहे हैं, कभी किसी किस्म का राइट होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें मिसलीडिंग या जो भी अनरिलेटेड कंटेंट होता है, जैसे आप बात कर रही हैं पिछले सालों का या किसी और मुल्क का कंटेंट जो है वो पाकिस्तान के प्रोटेस्ट या हालात से रिलेट करके वो लगा देते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, हुकूमत जो है उनकी तरफ से भी फेक न्यूज़ काफ़ी आई हैं, जो हमारे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं उनके अकाउंट से भी कई बार फेक न्यूज़ जो है वो पोस्ट हुई है। तो फेक न्यूज़ को ख़त्म करना या उसको रोकना जो है वो किसी एक इदारे का काम नहीं है। मैं नहीं समझती कि सिर्फ़ हुकूमत की इक़दामात से ये हल हो सकता है। हाँ, सोशल मीडिया रेगुलेशन जैसे बाकी मुल्कों में होती है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो है उसको किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी की बात की जा सकती है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को आप अकाउंटेबल ठहराएँ। जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों या किसी भी सोसाइटी से, किसी भी प्रोफ़ेशन से उनका ताल्लुक हो, उनको आप जो है अकाउंटेबल ठहराएँ, तब जाके इसको किसी हद तक काबू किया जा सकता है। इसके अलावा जो जी, ठीक है। ईसा साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। कल मुज़ाकरात हैं, 2 जनवरी की तारीख काफ़ी अहम है, तहरीक इंसाफ के अगला मरहला शुरू हो रहा है। क्या समझते हैं, क्या नतीजा निकलेगा इन मुज़ाकरात का? देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से देखें, ईसा साहब के बाद तो मेरी बारी आती थी, आप मुझे स्किप कर गए दरमियान में। आप उनसे पूछ लें जी, आप बताएं जी। स्किप कर गए मुझे। आप बता दें सर, आप बता दें, एक ही बात है। नहीं, मैं इस पे एक तो मुज़ाकरात पे मैं जो दरमियान में ये जो ईसा भाई ने और दूसरे भाई ने भी बात की ना दरमियान में, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, देखें किया तो हुआ है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। उस वक्त के 2 बेहतरीन लीडर जिन्होंने मतलब कि अपनी 2 हुकूमतें जो हैं वो जाहिर है जैसे भी उनकी जो भी उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने बैठकर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो आइन है उसके बाद बहुत बड़ी एक किताब है चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, जिसपे दोनों जमातों के बड़े लीडरों ने साइन किए हुए थे। और मैं समझता हूं कि वो किसी हद तक पहले दोनों दौरे हुकूमत उस पर कोई 100% नहीं तो 70-80% उस पर कायम भी रहे।
लेकिन फिर वह ना अब जिक्र मेरे भाई कहेंगे कि फिर इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं, मोहरा बने ना इमरान खान साहब और फिर मोहरा नहीं बने नहीं, और चार्टर मोहरा ऑफ बनने के बाद डेमोक्रेसी जो पे हुआ, अमल दरामद खराब देखिए तब ना, हुआ अब था आप- जब मियां आप- साहब काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गए थे यूसुफ रजा भाईजान मियां गिलानी के साहब खिलाफ। गुजरांवाला पहुंच गए थे और उसके बाद चाहते तो इस्लामाबाद में जाके हुकूमत भी जरदारी की उड़ा देते, लेकिन गुजरांवाले से वापस आ गए थे, उसका भी जिक्र किया करें। ये भी उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से नहीं गए थे। जितनी बड़ी तादाद में लोग लेके जा रहे थे वो शायद गुजरात क्रॉस ना करते तो हुकूमत भी खत्म हो जाती। देखिए जहां पे फिर वही बात कह रहे हो ना कि 100% तो नहीं हुआ, कुछ 70-80%, 90% पे अमल दरामद हुआ ना। और उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से जब इमरान खान साहब सिलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया तो शहबाज शरीफ साहब की तरीही तकरीर शायद आपको याद होगी, या वो शायद नहीं याद होगी क्योंकि वो शहबाज शरीफ की इमरान खान की नहीं है। उन्होंने क्या कहा था कि आए बैठे एक और करते हैं, मैशत पर बैठकर हम इसे चार्टर्ड आउट करते हैं और उस पर जाके आगे चलते हैं और मुल्क को आगे लेके चलते हैं। देखिए जो सियासतदान होते हैं ना वो ये सब कुछ करते हैं। ये सारे मसाइल की जड़ जो है ना, अब आप माने या ना माने, इमरान खान से बड़ी इस सिस्टम की इसमें कोई नंबर 804 मसाइल होंगे, लेकिन जी बिल्कुल कह दिया 804 एक बहुत बड़ा इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है। आपके और मेरे बच्चों को जिस नहज पर वो ले गया है, बल्कि बच्चों को छोड़े आपको और मुझे जिस नहज पर लेके गया है कि हम लोग स्ट्रिक हैं, हम लोग स्ट्रिक है, वहां से हिलना चाहते ही नहीं है कि कहती 804 है तो है, अगर वो नहीं है तो फिर हमें पाकिस्तान भी कबूल नहीं है, वहां पर आपको लेके गए हैं। और एक बात जो फेक न्यूज वाली आपने बात की है मैडम, देखें एक ही हल है, सख्त सजाएं और कानून साजी, इसके अलावा फेक न्यूज का कोई और हल नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारी नेशन है ना, माशाल्लाह अल्लाह ताला की जात इनको अब लंबियां उम्मियां सेहत वाली जिंदगी दे। ये जैसे ही दुबई में कदम रखते हैं, जैसे ही हॉलैंड या यूके इंग्लैंड में आते हैं तो इनको तमाम कानून की पासदारी होती है, क्योंकि यहाँ पर सजाएं भी हैं, यहाँ पर जजाएं भी हैं, यहाँ पर जुर्माने भी हैं, लाइन में लग के सब खड़े होते हैं। लाहौर एयरपोर्ट उतरने के ठीक बाद है ईसा, इसी पर आपका ये बिल्कुल कमेंट। ठीक बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। देखें आप किसी भी मुआशरे को बगैर किसी नज़्म व नस्क के, बगैर पुलिस के नहीं आप नहीं चला सकते। किस तरह आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप शुतरे बेमुहार की तरह जो है वो छोड़ दें? पाकिस्तान का आइन अगर आपको इजहार राय की आज़ादी देता है, वहाँ पर आपको हदूद क़यूद भी बताता है। जो आर्टिकल 19 है उसमें हम सेलेक्टिव पोर्शन जो है उसको ज़रूर उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन जब उसी को आप कंप्लीट पढ़ें तो उसमें बाकी कुछ चीज़ें भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की अदलिया के मुतल्लिक भी हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के मुतल्लिक भी हैं, पाकिस्तान के इदारों के मुतल्लिक भी हैं। असल मसला ये है कि आइन जो है उसकी हर वो शिक जो भी हुकूमत वक्त होती है। देखें यहाँ पर मसला ये है कि संदेला साहब इस तमाम मामले को देख रहे हैं उस प्रिज्म में जो इमरान खान का है। मेरे लिए अदसा इमरान खान नहीं है, मेरे लिए अदसा जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ साहब की इंटेंट के ऊपर मैं कभी भी शक नहीं कर रहा। मैं असल मसला यह है कि अभी उनकी कैपेसिटी इतनी ख़राब हो गई है और इतनी आप समझें कि कमज़ोर तरीन हुकूमत फॉर्म 47 के ठप्पे वाली उनके पास है कि अगर वो चाहें भी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। आपका सबसे करीबी दोस्त मुल्क कौन सा है जिसको आप करार देते हैं? वो चीन है। चीन के एक वज़ीर यहाँ पर आके पब्लिकली, ये चाइना का तरीका नहीं है, वो ये कहते हैं कि आप दो मसाइल को हल करें, अपने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ और अपने यहाँ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दुरुस्त करें। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आप ये कहें कि जो सबसे बड़ा फरीक है या स्टेक होल्डर है, इसमें जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वो तहरीक इंसाफ है? हो सकता है कि मेरी पसंद ना हो, संदेला साहब की पसंद ना हो, किसी और की ना हो। लोग उन्होंने ना किया, उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां ना दी हों, उन्होंने 10 लाख 50 लाख घर ना बनाए हों, उसका नक्शा भी ना बनाया हो। मसला यह है कि 8 फरवरी को लोग तो निकले ना उनके लिए। तो अब आप क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे कि आप इनको कहीं शिफ्ट आउट कर देंगे? आपने उनके साथ बैठना है, डील करना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो आज कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हुकूमत को मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक्त इज़्तराब या बेचैनी या एंग्जाइटी जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट्स में नज़र आती है, नून लीग के कुछ और लीडर्स की, कि वो इस मुज़ाकराती अमल से खौफ या खौफज़दा नज़र आते हैं। उनको खुले दिल के साथ आपकी सवाल हम हुकूमत से करेंगे, कल को तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी, हुकूमत से करेंगे। हम जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी 150 रुपए का पेट्रोल था, उसके ऊपर तनकीद करते थे, तो हम ये कैसे कर लें कि हम 270 के पेट्रोल पे तनकीद ना करें? हम ये कैसे कर लें कि 186 के डॉलर के ऊपर इमरान खान पे तनकीद करते थे, या आटे के ऊपर, या 55 रुपए की एक्स मिल प्राइस चीनी के ऊपर करते थे, तो आज हम 125 के ऊपर भी हमने बात करनी है। ये मसाइल को हल करने के लिए सियासी इस्तेकाम जरूरी है। एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट बैठक, और हुकूमत को जो है वो बड़े सिद्के दिल के साथ, सच्ची और खरी नीयत के साथ इसमें जो है काम करना चाहिए। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है नाज़रीन, कल है कि मुज़ाकरात का अगला मरहला है। होप्स हो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।